हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर सेल बायोलॉजी सीरीज। मैं शिवानी श्रेया हूँ और आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल बायोटेक एसेंस के ऊपर। स्टूडेंट्स, पिछली क्लासेस में हमने प्रोटीन ट्रैफिकिंग के पाथवेज को अंडरस्टैंड किया था, स्पेशली को ट्रांसलेशनल एंड पोस्ट ट्रांसलेशनल पाथवेज, राइट। आज हम उसी कॉन्सेप्ट को और आगे लेकर के जाएंगे, बिकॉज प्रोटीन को सिर्फ सिंथेसाइज और टारगेट करना ही इनफ नहीं है। सेल के अंदर प्रोटीन्स को एक मेम्ब्रेन बाउंड कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट तक भी एफिशिएंटली ट्रांसपोर्ट करना होता है, राइट। और यहीं से आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है, विच इज वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट। आज हम पहले समझेंगे कि ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं। ओके, फिर हम देखेंगे वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट का कंप्लीट बेसिक मैकेनिज्म, सिग्नलिंग सीक्वेंसेस का रोल। ओके, एंड फाइनली डिफरेंट टाइप ऑफ वेसिकल्स को भी कंपेयर करेंगे। सो लेट्स बिगिन। देखिए, सबसे पहले एक क्विक क्वेश्चन है। अगर कोई प्रोटीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन या ईआर मेम्ब्रेन का परमानेंट कंपोनेंट बनना चाहता है, तो क्या वो सिंपली साइटोसोल में फ्रीली रिजॉल्व होकर अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा? नहीं करेगा, राइट। उस प्रोटीन को मेम्ब्रेन के अंदर प्रॉपरली इंसर्ट होना पड़ेगा। ऐसे प्रोटीन्स को ब्रॉडली हम मेम्ब्रेन प्रोटीन कहते हैं, और जो मेम्ब्रेन बाइलेयर को एक या मल्टीपल टाइम क्रॉस करते हैं उन्हें ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन कहा जाता है, राइट। तो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन क्या होते हैं? ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन जो है एक ऐसे मेम्ब्रेन प्रोटीन है जिसका एक प्रोटीन लिपिड बाइलेयर का स्पैन करता है। सॉरी, एक पोर्शन जो है वो लिपिड बाइलेयर को स्पैन करता है, राइट। इसका मतलब प्रोटीन का कुछ पार्ट मेम्ब्रेन के एक साइड हो सकता है, कुछ पार्ट दूसरी साइड, और इसका हाइड्रोफोबिक रीजन लिपिड बाइलेयर के हाइड्रोफोबिक कोर के साथ इंटरेक्ट करता है। ओके, ये प्रोटीन्स जो है वो रिपोर्टर, ट्रांसपोर्टर्स, चैनल, एंजाइम्स और सेल सेल कम्युनिकेशन जैसे मल्टीपल फंक्शंस जो है वो परफॉर्म कर सकता है। ओके, अब इसको प्रोटीन ट्रैफिकिंग से कनेक्ट करते हैं। देखिए, जो हमारा ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, राइट। आपको याद होगा, जब हम मेम्ब्रेन प्रोटीन के बारे में पढ़ रहे थे, वहां पे इस प्रोटीन का हमने डिटेल में पढ़ा है। हमने क्या पढ़ा था? इंटीग्रल प्रोटीन पढ़ा था। इंटीग्रल प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन्स क्या है? ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स है। ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन इनका कैसा स्ट्रक्चर था? ये कुछ ऐसे थे, राइट। ये कुछ ऐसे थे जिसमें ये वाला जो हिस्सा था, ये वो हिस्सा था जो मेम्ब्रेन स्पैनिंग रीजन था, है ना, जो मेम्ब्रेन के को स्पैन करता था। बेसिकली ये मेम्ब्रेन के अंदर घुसता था, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन बाहर रहता था, नॉन साइटोसोलिक और साइटोसोलिक रीजन पे, राइट। ये था इसका कुछ। देखिए, जो आपका इंटरनल पार्ट ऑफ कोई भी स्ट्रक्चर होता है, राइट, किसी भी स्ट्रक्चर का इंटरनल पार्ट जो है मेम्ब्रेन, जैसे कि मान लीजिए, उसको हम ल्यूमेन कहते हैं। ओके, जैसे हमने कल भी पढ़ा था, ईआर ल्यूमेन में जाता है। ईआर ल्यूमेन मतलब उसका इंटरनल पार्ट, राइट, यानी मेम्ब्रेन अब ईआर के अंदर चला गया। ओके, ये एक पॉइंट था जो कल रह गया था आपको बताना, इसलिए हमने अभी आपको क्लियर कर दिया। चलिए, अब हम एक इसको प्रोटीन को ईआर मेम्ब्रेन से कनेक्शन पहले देखते हैं। देखिए, इसको जब आप बहुत से ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन की सिंथेसिस ईआर एसोसिएटेड राइबोसोम्स पर होती है, राइट। प्रोटीन की नेसेंट चेन में स्पेसिफिक सिग्नल इंफॉर्मेशन होती है जो डिटरमाइन करती है कि प्रोटीन ईआर मेम्ब्रेन में टारगेट और इंसर्ट कैसे होगा। वंस प्रोटीन ईआर मेम्ब्रेन में इंसर्ट हो गया, उसकी फर्दर ट्रैफिकिंग मेम्ब्रेन बाउंड कंपार्टमेंट के थ्रू कंटिन्यू हो सकती है। यानी सिर्फ प्रोटीन जो है, ईआर जो है वो सिर्फ प्रोटीन सिंथेसिस का साइट नहीं है, यहाँ सेक्रेटरी पाथवे में प्रोटीन प्रोसेसिंग और ट्रैफिकिंग का भी इंपॉर्टेंट स्टार्टिंग पॉइंट है, राइट। चलिए, अब हम ये देखते हैं कि ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन में जो है कौन कौन से सिग्नल सीक्वेंसेस काम करते हैं। जब कोई ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन यानी इंटीग्रल प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट होता है, तो इसमें बेसिकली दो सिग्नल सीक्वेंसेस काम करते हैं। एक होता है स्टार्ट सिग्नल सीक्वेंस, जो कि हमारा सिग्नल पेप्टाइड भी है, जो हमने कल को ट्रांसलेशनल पाथवे में पढ़ा था। सिग्नल पेप्टाइड, रुकिए एक मिनट, इसको सही से लिख दे रहे हैं। सिग्नल पेप्टाइड, ओके। ये हो गया स्टार्ट ट्रांसफर सीक्वेंस। और स्टॉप ट्रांसफर सीक्वेंस जो है वो हमारा दूसरा आपका सिग्नल पेप्टाइड का नाम है, ठीक है। बेसिकली स्टॉप ट्रांसफर सीक्वेंस एक है और दूसरा स्टार्ट ट्रांसफर सीक्वेंस है। स्टार्ट ट्रांसफर सीक्वेंस हमारा सिग्नल पेप्टाइड है इन केस ऑफ इंटीग्रल प्रोटीन।
ओके। अभी देखिए जो हमारा स्टॉप ट्रांसफर सीक्वेंस है ये 20 से 25 हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड सीक्वेंस से बना हुआ है। ओके, जो कि वर्क करता है मेम्ब्रेन स्पैनिंग रीजन के जैसे जब वो इंसर्ट करता है मेम्ब्रेन के अंदर, बेसिकली ये वाले पार्ट वो बन जाता है। जैसे हमने ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन का स्ट्रक्चर याद कीजिए, ये वाला जो बेसिकली पोर्शन था हमारा, बिल्कुल यही एक्ट करता है आपका स्टॉप ट्रांसफर सीक्वेंस भी, स्टॉप ट्रांसपोर्ट सीक्वेंस भी, राइट। चलिए अब देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। पहले हम आपको फिगर दिखा देते हैं सो दैट आप समझ में आए। एक मिनट, यहाँ पे ही बनाते हैं और फिर वो फिगर देखिएगा, क्योंकि इसमें आपको अच्छे से समझ में आए ना आए। सबसे पहले जो है राइबोसोम में हो रही है प्रोटीन की सिंथेसिस। हम बना लिए राइबोसोम। यहाँ पे है हमारा सिग्नल पेप्टाइड। ओके, ये क्या है? सिग्नल पेप्टाइड है। ठीक है, राइबोसोम सिंथेसिस कर रहा है प्रोटीन का, जहाँ पे एन टर्मिनस से आपको सिग्नल पेप्टाइड नजर आ रहा है, राइट। अब क्या होगा देखिए, अब प्रोटीन जो है वो एंटर करेगा ट्रांसलोकोन के अंदर। देखिए ये हो गया हमारा मेम्ब्रेन, ये बन गया ट्रांसलोकोन। ओके, और यहाँ पे हमारा, नहीं एक मिनट रुकिए, इसको थोड़ा अच्छे से बनाते हैं। वो प्रोटीन हो गया, ये सिग्नल पेप्टाइड हो गया। अब आइए मेम्ब्रेन के ऊपर, जहाँ लगा हुआ है हमारा ट्रांसलोकोन, कुछ इस तरीके से, और इस पे जाके हमारा प्रोटीन जो है राइबोसोम के साथ एसोसिएट हो रहा है। ये कैसे हो रहा है इसकी स्टोरी तो हमने कल ही पढ़ी ली है, राइट। कल हमने पढ़ा था कि ये यहाँ तक जाता कैसे है। 662-63 कॉम्प्लेक्स बेसिकली जो है यहाँ पे काम आता है, राइट। अब देखिए ये हो गया इसका, ये हो गया इसका सिग्नल पेप्टाइड। ओके, प्रोटीन ट्रांसलोकोन में एंटर कर गया। जब प्रोटीन ट्रांसलोकोन में एंटर करता है मेम्ब्रेन के अंदर, मतलब एंटर करता है, तो स्टॉप ट्रांसपोर्ट सीक्वेंस जो है वो अपीयर हो जाता है। ओके, और अपीयर होने के बाद ये कैसा दिखता है वो पहले देख लेते हैं। देखिए ये था हमारा मेम्ब्रेन, ये हो गया ट्रांसलोकोन, ये आ गया न्यूक्लियस, ये आ गया हमारा राइबोसोम। यहाँ से प्रोटीन की सिंथेसिस हो गई है शुरू, और ये कुछ ऐसा दिख रहा है। ओके, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन, यही हमारा जो है वो बेसिकली स्टॉप ट्रांसफर सीक्वेंस है, जो कि अपीयर हो गया है कब, जब हमारा प्रोटीन जो है वो आपका मेम्ब्रेन के अंदर एंटर हुआ है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसलोकोन। ओके, ये स्टॉप ट्रांसफर सीक्वेंस जो अपीयर हुआ है, ये स्टॉप कर देता है फर्दर मूवमेंट ऑफ प्रोटीन का, मतलब प्रोटीन की फर्दर मूवमेंट को ये स्टॉप कर देता है, और प्रोटीन जो है वो यहीं पे रुक जाता है और मूव नहीं करता है ल्यूमन में। ओके, उसके बाद क्या होता है, ट्रांसलोकोन रिमूव हो जाता है और स्टॉप ट्रांसफर सीक्वेंस जो है वो स्टॉप कर देता है प्रोटीन का ट्रांसफर, और प्रोटीन इंटर कर जाता है इंटीग्रल मेम्ब्रेन के अंदर। अभी क्या होगा, यहाँ से आपका ट्रांसलोकोन जो है वो रिमूव हो जाएगा। चलिए हम लोग ट्रांसलोकोन को सबसे पहले रिमूव करते हैं। ट्रांसलोकोन हमारा रिमूव हो गया। अब हमारा कुछ इस तरीके से प्रोटीन आपको दिखेगा। ओके, ट्रांसलोकोन क्या हुआ है, ओपन हो गया है जब स्टॉप ट्रांसफर सीक्वेंस स्टॉप हुआ था, और ट्रांसफर प्रोटीन का जो है सो रोका था। ओके, और उसके बाद प्रोटीन जो है वो इंटीग्रल प्रोटीन में, इंटीग्रल बेसिकली मेम्ब्रेन में एंटर कर जा रहा है। इंटीग्रल मेम्ब्रेन मतलब समझ में आया, इंटीग्रल मेम्ब्रेन मतलब वो जिसका मेम्ब्रेन स्पैनिंग रीजन था। यहाँ तक क्लियर है?
चलिए अब हम इसको इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको दिखा देते हैं। ये फिगर उसी के लिए लगाई है, यहाँ पे डिटेल में सारा दिया हुआ है कैसे करना है। ये हमने अपने लैंग्वेज में आपको इसलिए समझाया क्योंकि ये आप बनाओगे अपने कॉपी पे तो वो ज्यादा बेटर आपको समझ में आएगा रेदर देन ये इमेज थोड़ा सा एडवांस है, ये आपको लगाया गया ताकि अगर आप एक पेज में रिवाइज करना चाहो तो कर सको। देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हम लोग को देखना है कि जो मल्टीपास प्रोटीन है वो मल्टीपल उसका स्टॉप ट्रांसफर सीक्वेंस हो सकता है। ओके, जो सिंगल पास है उसका एक ही होगा। क्यों एक ही होगा और इसका क्यों मल्टीपल होगा? आपको याद होगा कि जो हमारा इन केस ऑफ मल्टीपल पास प्रोटीन पावर 1 2 3 4 5 6 7 ये कुछ ऐसा हुआ। ये मेम्ब्रेन में जब जाएगा तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। इतने सारे आपको अब क्या दिख रहे हैं? इतने सारे आपको मेम्ब्रेन स्पैनिंग रीजन दिख रहे हैं इसमें, राइट? तो समझ में आ गया मल्टीपास प्रोटीन होगा जिसका मल्टीपल ट्रांसफर सीक्वेंस होगा। क्यों होगा? क्योंकि मल्टीपास प्रोटीन के पास जो है आपको वो मेम्ब्रेन को 7 बार क्रॉस कर सकता है, राइट? तो जितनी बार क्रॉस करेगा उतनी बार उसको स्टॉप ट्रांसफर सीक्वेंस चाहिए होगा। सिंगल अमाइनो एसिड सीक्वेंस जो है वो फंक्शन कर सकता है स्टार्ट ट्रांसफर के जैसे भी और स्टॉप ट्रांसफर सीक्वेंस के जैसे भी। ओके, एक सिंगल अमाइनो एसिड सीक्वेंस जो है वो स्टार्ट ट्रांसफर सीक्वेंस एंड स्टॉप ट्रांसफर सीक्वेंस दोनों के जैसे काम कर सकता है, फंक्शन कर सकता है। सो कुछ स्टार्ट ट्रांसफर सीक्वेंस जो है वो क्लीव ऑफ नहीं किए जाते हैं। ओके, स्टार्ट ट्रांसफर सीक्वेंस अगर प्रेजेंट है इंटरनल प्रोटीन स्ट्रक्चर के इंटरनली तो वो क्लीव ऑफ नहीं होगा। प्रोटीन स्ट्रक्चर के इंटरनल में अगर कोई स्टार्ट ट्रांसफर सीक्वेंस प्रेजेंट है तो वो क्लीव ऑफ नहीं होगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। अब एक और चीज है, ये कैसे डिसाइड होता है कि एन टर्मिनल या सी टर्मिनल कौन सा टर्मिनल जो है साइटोप्लाज्म को में रहेगा और कौन सा ल्यूमन में जाएगा? ल्यूमन में जाना मतलब इनसाइड सेल के इनसाइड जाएगा, मतलब अंदर जाएगा। देखिए सेल जो है अपना पॉजिटिव इनसाइड स्ट्रेटेजी को यूज करता है डिसाइड करने के लिए कि कौन सा टर्मिनल जो है वो साइटोप्लाज्म में रहेगा और कौन सा टर्मिनल ल्यूमन में जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए जो टर्मिनल जिसके पास बहुत ज्यादा अमाइनो एसिड पॉजिटिव अमाइनो एसिड होंगे वो साइटोसॉल में रहेगा, और जिस टर्मिनल के पास बहुत ज्यादा नेगेटिव अमाइनो एसिड या फिर लेस पॉजिटिव अमाइनो एसिड होंगे वो ल्यूमन में जाएगा। ये समझ में आया? जो टर्मिनल के पास सबसे ज्यादा पॉजिटिव अमाइनो एसिड होंगे वो साइटोसॉल में रहेगा, और जिस टर्मिनल के पास बहुत ज्यादा नेगेटिव अमाइनो एसिड या फिर लेस पॉजिटिव अमाइनो एसिड है वो कहाँ जाएगा? वो ल्यूमन में जाएगा। ये समझ में आया? तो जरूरी नहीं है कि हमेशा एन टर्मिनल ही आपको साइटोसॉल पे दिखे या हमेशा सी टर्मिनल ही साइटोसॉल पे दिखे। ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से रिवाइज करना रहेगा। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक विच इज वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट। देखिए वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट क्या होता है? ये एक टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट है जहां प्रोटीन एंड लिपिड को पैक किया जाता है बॉल लाइक स्ट्रक्चर जिसको वेसिकल कहते हैं उसमें, और उसके बाद ट्रांसपोर्ट किया जाता है उसके लोकेशन में, इसीलिए इसको वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट कहते हैं। ये वेसिकुलर मतलब यहाँ पे वेसिकल्स का यूज हो रहा है, यानी कि बॉल लाइक स्ट्रक्चर, या फिर आप वेसिकल्स बोल सकते हैं। ओके, वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट क्यों कहा गया? क्योंकि वेसिकल का यूज हो रहा है। यहाँ पे आपको डेफिनेशन भी मिल जाएगी, a टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट वेयर प्रोटीन्स एंड लिपिड आर पैकेज्ड इन अ बॉल लाइक स्ट्रक्चर एंड ट्रांसपोर्टेड टू देयर लोकेशन आर कॉल्ड वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट। ओके, देखिए जब किसी प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट राइबोसोम से ईआर में किया जाता है थ्रो को ट्रांसलेशनल या पोस्ट ट्रांसलेशनल पाथवे जो है वो यूज करते हैं, राइट? इन केस ऑफ यीस्ट जो है वो पोस्ट ट्रांसलेशनल यूज होता है और अदरवाइज को ट्रांसलेशनल होता है। जैसा हमने कल भी पढ़ा था कि कोई भी प्रोटीन जब राइबोसोम से ईआर में जाएगी तो वो को ट्रांसलेशनल पाथवे का यूज करेगी, बस ईस्ट में जो है वो पोस्ट ट्रांसलेशनल यूज करती है क्योंकि ईस्ट हमारा एक्सेप्शन है, राइट? तो जो ट्रांसपोर्ट होता है प्रोटीन का ईआर से प्रोटीन सबसे पहले ईआर जीआईसी में जाती है। बेसिकली ईआर जीआईसी यहाँ पे आपने देखा होगा एक शब्द है ईआर जी आई सी। ईआर जीआईसी का मतलब क्या हुआ? ईआर मतलब हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जी मतलब गोल्जी, ओके, आई मतलब इंटरमीडिएट और सी मतलब कंपार्टमेंट।
तो जो हमारा प्रोटीन है जो लाइपोसोम से ईआर में जाता है, उसके बाद का कैसे होता है ट्रांसपोर्ट देखिए। ईआर से कोई भी प्रोटीन जो है वो ईआरजीआईसी में जाता है। ओके। एंड देन आफ्टर ईआरजीआईसी से वो सिस गोल्जी में जाता है, सिस गोल्जी से वो मीडियल गोल्जी में जाता है, और मीडियल गोल्जी से फाइनली ट्रांस गोल्जी में जाता है। जहां पे ट्रांस गोल्जी के अंदर जो है फिर वो जितने भी मॉडिफिकेशन है वो होते हैं, फिर ट्रांस गोल्जी से वो लाइसोसोम एंड देन एंडोसोम में ट्रांसफर करता है। ओके। ट्रांस गोल्जी से हमारा सेल एक्सटीरियर में भी जाता है, ट्रांस गोल्जी से ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी जाता है। ये जितना भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है आपका ईआर से लेकर के जितना नीचे का ट्रांसपोर्ट है, ईआरजीआईसी हो गया, आपका गोल्जी हो गया, सिस गोल्जी हो गया, मीडियल गोल्जी हो गया, ट्रांस गोल्जी हो गया। ओके। फिर ट्रांसकोलजी में प्रोटीन सॉर्टिंग होगी, प्रोटीन सॉर्टिंग के बाद जो वो नेक्स्ट लाइसोसोम में जाएगा, एंडोसोम में जाएगा, या फिर ट्रांसगोल्जी से सीधे सेल के बाहर चला जाएगा, या फिर ट्रांसगोल्जी से प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जाएगा। इन सब के लिए जो हमारा प्रोटीन है वो वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ये समझ में आया। अब ये जो ईआरजीआईसी है ये होता कहाँ है, ये जो है ये स्पेस है, खाली स्पेस है किसके बीच में, बिटवीन ईआर एंड गोल्जी। ये कौन सी जगह है, ईआरजीआईसी एक स्पेस है ईआर और गोल्जी के बीच का। समझ में आया। देखिए, ये इसका पूरा पाथवे है। सबसे पहले ईआर में आया, ईआर से ईआरजीआईसी में आया, फिर सिस गोल्जी में गया, मॉडिफिकेशंस हो रहे हैं यहाँ पे, मीडियल गोल्जी में भी मॉडिफिकेशंस हो रहे हैं, ट्रांस गोल्जी में फाइनली हमारा प्रोटीन आता है जहाँ पे प्रोटीन की सॉर्टिंग की जाती है और देन उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ट्रांस गोल्जी से प्रोटीन कहाँ कहाँ जा रहा है, ट्रांस गोल्जी से हमारा प्रोटीन जो है सेल एक्सटीरियर में जाता है, लाइसोसोम या फिर इंडोसोम में जाता है, या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जाता है। ये जितना भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है ये सब हमारा वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट के थ्रू हो रहा है प्रोटीन। ठीक है, ये क्लियर है। देखिए, प्रोटीन जो है वो ईआर एंड गोल्जी के बीच में ट्रांसफर हो रहा है, राइट। तो जो प्रोटीन मॉडिफिकेशन है वो बेसिकली ट्रांस गोल्जी में हो रहे हैं, राइट। एंड उसके बाद मतलब जितने भी प्रोटीन है वो पहले ट्रांस गोल्जी तक तो जाएंगे ही, क्योंकि यहाँ पे ही ट्रांस गोल्जी में ही उसका मॉडिफिकेशन होगा। देन आफ्टर प्रोटीन जहाँ का भी है उसको वहां भेजा जाएगा। लाइक अगर वो ईआर का ही प्रोटीन है जो आगे आ गया है ट्रांस गोल्जी तक, तो फिर हम उसको भी ईआर में भेजते हैं। ये सब सेल सिग्नलिंग में आपको अच्छे से समझ में आएगा। वैसे यहाँ पे भी इसका एक इंट्रोडक्शन आपको दिया जाएगा आगे की क्लासेस में, कि कैसे जो आगे आ गया है हमारा प्रोटीन उसको पीछे हम कैसे लेके जाएं। लाइक कोई भी प्रोटीन ईआर में जब आता है तो जरूरी नहीं कि सारा प्रोटीन ईआर का ही एग्जैक्टली ईआर में, ऐसा कई बार होता है कि प्रोटीन कहीं और का है बट वो ईआर में आ गया है। तो अगर ईआर में आ गया तो वो ईआर जीआईसी में जाएगा, सिस गोल्जी में जाएगा, मीडियल गोल्जी में जाएगा, ट्रांस गोल्जी में जाएगा, जहां प्रोटीन सॉर्टिंग होगी। इसके बाद अगर वो इसका प्रोटीन है तो वो फिर यहाँ भेज दिया जाएगा। अदरवाइज या तो वो सेल एक्सटीरियर जाएगा, लाइसोसोम या एंडोसोम में जाएगा, या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे जाएगा वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट का यूज करके। मतलब यहाँ पे इसकी पैकेजिंग कर दी जाती है स्मॉल बॉल लाइक स्ट्रक्चर में, एंड देन उसका ट्रांसपोर्ट होता है। ये समझ में आया। चलिए, अब हम सिग्नल सीक्वेंसेस देखते हैं वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट की। कौन कौन से पर्टिकुलर आपके जो बेसिकली ऑर्गेनल्स हैं जिनके लिए किस प्रकार का सिग्नल सीक्वेंस होता है। सबसे पहले ईआर जो है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके लिए कौन सा सिग्नल सीक्वेंस यूज होता है, तो ईआर के लिए सिग्नल सीक्वेंस को हम रिट्रीवल सीक्वेंस कहते हैं। ओके। सिग्नल सीक्वेंसेस ऑफ ईआर विच हेल्प प्रोटीन टू स्टे इन ईआर आर रिट्रीवल सीक्वेंसेस। मतलब ईआर को किसी भी प्रोटीन को कैसे पता चलेगा कि उसको ईआर में ही रहना है या फिर ईआर से बाहर आगे ट्रांस गोल्जी, सिस गोल्जी, सॉरी सिस गोल्जी, मीडियल गोल्जी और ट्रांस गोल्जी तक में भी जाना है तो प्रोटीन सॉर्टिंग के लिए, तो पहले ही प्रोटीन के पास रिट्रीवल सीक्वेंस होता है। ये रिट्रीवल सीक्वेंस जो है वो सी टर्मिनल पर प्रेजेंट होता है प्रोटीन के। ओके। यहाँ पे दो सिग्नल सीक्वेंसेस हैं रिट्रीवल सीक्वेंस के लिए जो काम करते हैं। एक होता है हमारा केडीईएल सीक्वेंस और दूसरा होता है केकेएक्सएक्स सीक्वेंस। केडीईएल सीक्वेंस जो है वो रिट्रीव करता है प्रोटीन को जो कि बाय मिस्टेक ईआर से गोल्जी में मूव कर गए हैं, बट वो है ईआर के ही प्रोटीन। जैसे हमने आपको बताया ना, मान लीजिए ये जो पूरा पाथवे था हमारा, कोई भी प्रोटीन जो साइटोसॉल से ईआर में आया उसके बाद ईआर से कैसे ट्रांसफर होता है। तो मान लीजिए ये प्रोटीन यही का है, लेकिन क्योंकि जा रहा था सारे प्रोटीन के साथ, ये भी ईआरजीआईसी में चला गया, सिस गोल्जी में चला गया, मीडियल गोल्जी में चला गया, है ना। तो ये यहाँ तक जाएगा, ये वाला एरिया को क्रॉस करेगा ईआरजीआईसी वाला। मतलब ये तो इसको क्रॉस करना ही नहीं था, इसको तो यहीं पे रुकना था ना। पर अब अगर ये आगे आ गया तो इसको पीछे कौन लेके आता है, इसको लेके आता है बेसिकली गोल्जी तक जो बाय मिस्टेक पहुंच गया है, लेकिन ईआर का ही प्रोटीन है, उसको हमारा केडीईएल सीक्वेंस जो है वो रिट्रीव करता है। कौन रिट्रीव करता है,
KDEL सीक्वेंस रिट्रीव करता है। ओके, अब सवाल ये उठता है कि इन दोनों सीक्वेंसेस को हमने रिट्रीवल सीक्वेंस क्यों नाम दिया है। देखिए, होता ये है कि जो ईआर की प्रोटीन है वो गोल्जी में मूव कर गए, राइट, और उसको बैक लिया जाता है या फिर रिट्रीव किया जाता है ईआर में इन रिट्रीवल सीक्वेंसेस की वजह से। इसी कारण इनको रिट्रीवल सीक्वेंस कहा गया है। ओके, मतलब रिट्रीवल सीक्वेंस मतलब क्या हुए, ये रिट्रीव कर रहे हैं हमारे प्रोटीन को जो गलती से दूसरे ऑर्गेनल का के पास चला गया जो कि है ईआर का ही, पर तो वो वापस ईआर में आ जाएगा। इसी के लिए इनको हम रिट्रीवल सीक्वेंसेस कहते हैं। रिट्रीवल सीक्वेंसेस कौन कौन से हैं, दो हैं, KDEL और आपका KKXX। ये जो रिट्रीवल सीक्वेंसेस के नाम है, ये दोनों नाम जो है वो कई बार पूछे जा चुके हैं CSIR नेट के एग्जामिनेशन में, और आई गेस गेट में भी पूछा जा चुका है। देखिए, गेट में इतना इन डेप्थ तो नहीं पूछता है, पर हाँ, गेट में इंफॉर्मेटिव क्वेश्चंस बहुत होते हैं, तो ये सब याद रखिएगा। और इन दोनों सीक्वेंसेस में भी जो आपका मेन है वो KDEL सीक्वेंस है, क्योंकि इसी का काम होता है रिट्रीव करना प्रोटीन को जो कि गलती से ईआर से गोल्जी में मूव कर गए हैं, बट ईआर के ही प्रोटीन है। ओके, रिट्रीवल सीक्वेंसेस को कैसे रिकॉग्नाइज किया जाता है, तो जो सिस गोल्जी और ERGIC है, वहीं पे ये रिट्रीवल सीक्वेंसेस रिकॉग्नाइज हो जाते हैं। ट्रांस गोल्जी और मीडियल गोल्जी तक इसको जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर बाई मिस्टेक चला जाता है तो फिर प्रोटीन को सेल एक्सटीरियर में भेज दिया जाता है, क्योंकि वहां से रिट्रीव करना संभव नहीं है। तो जो रिट्रीवल सीक्वेंसेस हैं उनको रिकॉग्नाइज करने का काम होता है रिसाइक्लिंग रिसेप्टर का, जो कि सिस गोल्जी और ERGIC से जो है ERGIC में जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ओके, यहीं पे ये रिकॉग्नाइज हो जाता है रिसाइक्लिंग रिसेप्टर के थ्रू रिट्रीवल सीक्वेंस, और फिर उसको वापस ईआर में भेज दिया जाता है। ये समझ में आया? गुड। अब हम आते हैं गोल्जी बॉडीज पे। कोई प्रोटीन गोल्जी बॉडीज का है, ये कैसे पता चलेगा? देखिए, मोस्टली जो इतने भी ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, ये गोल्जी में ही स्टडी किए जाते हैं, राइट। तो वो पार्ट प्रोटीन का जो कि प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्मिक डोमेन में। ओके, basically the side of Golgi which present at cytoplasm of cell is called the cytoplasmic domain. Okay, ये Golgi प्रोटीन आइडेंटिफाई कर लिए जाते हैं। Golgi प्रोटीन कौन होते हैं? वो पार्ट ऑफ प्रोटीन जो कि प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्मिक डोमेन ऑफ गोल्जी, साइटोप्लाज्मिक डोमेन के ऊपर। ओके, वो जो है वो Golgi प्रोटीन आइडेंटिफाई कर लिए जाते हैं। ओके, यहाँ लिखा भी हुआ है। देखिए, गोल्जी प्रोटीन जो होता है उसके पास साइटोप्लाज्मिक डोमेन होता है, जिसकी वजह से गोल्जी प्रोटीन डिटेक्ट हो जाता है। यानी जिन प्रोटीन के पास साइटोप्लाज्मिक डोमेन रहेगा वो हमारा गोल्जी प्रोटीन है, तो वो गोल्जी में ही आकर के रुक जाएगा, उसका ट्रांसपोर्ट आगे नहीं होगा। अब आते हैं सेल एक्सटीरियर। सेल एक्सटीरियर किसको कहते हैं? सेल एक्सटीरियर मतलब बेसिकली आउटसाइड ऑफ सेल, आउटसाइड ऑफ सेल। ओके, देखिए, जिस प्रोटीन के पास कोई सिग्नल नहीं होता वो सेल के बाहर चले जाते हैं। जिनके पास कोई सिग्नल नहीं होता वो सेल के बाहर चले जाते हैं। जिस भी प्रोटीन का जिस भी ऑर्गेनल का सिग्नल होगा या तो वहां पहुंचाया जाएगा, या कोई प्रोटीन होता है जिसका एन टर्मिनल सी टर्मिनल कहीं पे भी कोई भी सिग्नल नहीं दिया होता, वो यूजलेस प्रोटीन है, वो सीधे सीधे सेल के बाहर चला जाएगा। अब राइबोसोम का प्रोटीन कैसे पता चलता है? तो राइबोसोम का जो प्रोटीन है वो मैनोस 6 फॉस्फेट, जिस प्रोटीन के पास मैनोस 6 फॉस्फेट है वो लाइसोसोम में पहुंचा दिया जाता है। ओके, ये भी सिग्नल सीक्वेंस का नाम है, लाइसोसोम के सिग्नल सीक्वेंस का। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का प्रोटीन कैसे पता चलेगा? देखिए, जिस प्रोटीन की स्पेसिफिक टाइप ऑफ फोल्डिंग रहेगी वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एज सच कोई सिग्नल सीक्वेंस नहीं है, बट उसकी जो स्पेशल टाइप ऑफ फोल्डिंग होती है ना, यही उसकी आइडेंटिटी है कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का प्रोटीन है। समझ में आया यहाँ तक? चलिए, अब हम टाइप ऑफ वेसिकल्स को भी जो है वो देख लेते हैं एक बार। देखिए, जितने भी वेसिकल होते हैं इनमें प्रोटीन की कोटिंग होती है। ओके, जितने भी आपका जो क्या नाम है वेसिकल है, इनमें प्रोटीन की कोटिंग होती है, राइट। और ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रोटीन कोटिंग वेसिकल दो टाइप के होते हैं। ओके, दो टाइप के वेसिकल कौन कौन से हैं? एक आपका कॉप वेसिकल। कॉप वेसिकल का फुल फॉर्म होता है, कॉप का फुल फॉर्म होता है, एक मिनट, कोट प्रोटीन, कोट प्रोटीन, कोट प्रोटीन ही हमारा कॉप है। ओके, कोटेड वेसिकल, ठीक है। इन वेसिकल्स के पास कोट प्रोटीन की कोटिंग होती है। ये कोट प्रोटीन जो है प्रोटीन का एक नाम है,
जिस भी प्रोटीन के ऊपर, जिन भी वेसिकल्स के ऊपर, सॉरी, कोट प्रोटीन की कोटिंग है, वो कौन से वेसिकल हो गए? कॉप वेसिकल हो गए। ओके। कॉप वेसिकल बेसिकली दो टाइप के होते हैं, कॉप वन एंड कॉप टू। अब कॉप वन और कॉप टू को एक एक करके समझते हैं। देखिए, जो आपका कॉप वन और कॉप टू है, ये बेसिकली कॉप वेसिकल्स के टाइप हैं। ओके। अब हम इसको जरा और इन डेप्थ समझने की कोशिश करते हैं, जिससे आपको याद रहे। देखिए, जो आपका यहाँ पे कॉप टू कोटेड वेसिकल्स और कॉप वन कोटेड वेसिकल्स है, उसको पहले हम डिस्कस करेंगे। देखिए, कॉप टू वेसिकल जो है वो मेनली ईआर से गोल्जी की तरफ एंटेरोगेट ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व होते हैं। ओके। सो रिमेंबर क्या करना है, कॉप टू जहाँ पे है वहां पे ईआर से गोल्जी में होगा ट्रांसपोर्ट, राइट? यानी न्यूली सिंथेसाइज सेक्रेटरी और मेम्ब्रेन प्रोटीन को ईआर से गोल्जी तक ट्रांसपोर्ट करने में कॉप टू इंपॉर्टेंट है। ओके, अब आते हैं कॉप वन पे। तो कॉप वन कोटेड वेसिकल मेनली गोल्जी से ईआर की तरफ जो है वो रेट्रोगेट ट्रांसपोर्ट में यूज होते हैं। मान लीजिए, साथ ही गोल्जी के डिफरेंट सिस के बीच सर्टेन ट्रांसपोर्ट प्रोसेसेस में भी कॉप वन पार्टिसिपेट कर सकता है। ओके, सो बेसिक एसोसिएशन क्या याद रखना है, कॉप वन जो है वो गोल्जी से ईआर में रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट करता है। ओके, कॉप वन को याद रखने के लिए रिटर्न जर्नी इमेजिन कर सकते हैं। जैसे गलती से अगर हम बेसिकली ईआर का है, गोल्जी में चला गया, तो फिर गोल्जी से वापस ईआर में आएगा। इसको भी हम आपको एक उससे समझाएंगे, क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल से, इमेज के थ्रू, तो आपको समझ में आएगा। दूसरा हमारा टाइप ऑफ बेसिकली कोटिंग प्रोटीन है, उसका नाम है क्लैथरीन कोटेड वेसिकल। देखिए, जो वेसिकल जिनके पास क्लैथरीन प्रोटीन की कोटिंग होती है उसको हम क्लैथरीन कोटेड वेसिकल कहते हैं। ओके, यहाँ तक समझ में आया? अब इसको हम ना एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हम कॉप वन लिखेंगे, उसके बाद हम कॉप टू लिखेंगे, देन हम क्लैथरीन कोटेड लिखेंगे। ओके, ये तीनों प्रोटीन के नाम हैं। अब आते हैं, कॉप वन में क्या होता है। प्रोटीन जो है हमारा, बेसिकली पहले यहाँ पे फ्लो चार्ट बना लेते हैं। ईआर, ईआर से प्रोटीन जाता है ईआर जीआईसी में। ओके, देन आता है इस गोल्जी में, देन आता है मेडियल गोल्जी में, देन आता है ट्रांस गोल्जी में। ठीक। अभी देखिए, कॉप वन क्या करेगा, सिस गोल्जी से अगर मीडियल गोल्जी में जाना है तो हमारा कॉप वन यूज होगा। ठीक है। और अगर मीडियल गोल्जी से ट्रांस में जाना है तो भी कॉप वन यूज होगा। इन दोनों जगह पे कौन यूज हो रहा है? कॉप वन यूज हो रहा है। अभी कॉप वन का एक और काम है, सिस गोल्जी से अगर ईआर जीआईसी पे पहुंचाना है तो भी कॉप वन काम करेगा, और ईआर में पहुंचाना है तो भी कॉप वन काम करेगा। बेसिकली कॉप वन आगे की तरफ भी लेके जा रहा है, पीछे की तरफ भी लेके जा रहा है। प्रोटीन अगर गलती से ईआर का है और वो यहाँ तक पहुंच गया, सिस गोल्जी तक पहुंच गया, तो इसको कौन पहुंचाएगा वापिस ईआर तक? कॉप वन पहुंचाएगा। सिस गोल्जी का है, ईआरजीआईसी का प्रोटीन है बट सिस गोल्जी में पहुंच गया, तो भी कौन पहुंचाएगा वापस? ईआरजीआईसी पहुंचाएगा। और अगर प्रोटीन जो है वो मीडियल गोल्जी का है और इतना सारा ट्रैवल करके वो आया है, तो इसका भी सिस गोल्जी से मीडियल गोल्जी तक कौन पहुंचाएगा? पहुंचाएगा आपका कॉप वन। और जो मीडियल गोल्जी, बेसिकली अगर ट्रांस गोल्जी का प्रोटीन है तो उसको मीडियल गोल्जी से ट्रांस गोल्जी पे भी हमारा कॉप वन पहुंचाएगा। ये समझ में आया? अब देखते हैं कॉप टू को। कॉप टू में भी देखिए यही सेम फ्लो चार्ट हम बनाएंगे। पहले ईआर आया, फिर ईआरजीआईसी आया। ओके, फिर आया सिस गोल्जी। अब यहाँ पे हमारा सिस गोल्जी के बाद मान के चलिए मेम्ब्रेन में, ये यहाँ तक का हो गया। अब दूसरा ट्रांस गोल्जी से अगर, ट्रांस गोल्जी से अगर सेल एक्सटीरियर, ओके,
या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का है, ये जो है ईआर से ईआरजीआईसी, ये कॉप टू पहुंचाएगा। ओके। और ईआरजीआईसी से सिस गोल्जी कौन पहुंचाएगा, कॉप टू पहुंचाएगा। फिर ट्रांस गोल्जी से सेल एक्सटीरियर पहुंचाने का काम किसका है, कॉप टू का काम है। और आपका ट्रांस गोल्जी से ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे कौन पहुंचाएगा, आपका कॉप टू पहुंचाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अभी क्लैथरिन कोटेड में क्या होता है, अगर आपका ट्रांस गोल्जी से लाइसोसोम या फिर एंडोसोम का प्रोटीन है, तो ये क्लैथरिड कोटेड वेसिकल के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा। ओके। अब देखिए, अगर किसी प्रोटीन को सिस गोल्जी से मीडियल गोल्जी में मूव करना है या फिर मीडियल गोल्जी से ट्रांस गोल्जी में जाना है, तो वो कॉप वन प्रोटीन वेसिकल का यूज करेगी। ओके। कॉप वन प्रोटीन वेसिकल जो है वो इसमें भी यूज होता है। प्रोटीन जो मान लीजिए सिस गोल्जी से ईआरजीआईसी या फिर सिस गोल्जी से ईआर में जाना है, जिसको रिट्रीवल की जरूरत है, वो भी कॉप वन के थ्रू होता है, जो कि आपको यहाँ इस वाले स्लाइड में दिखाया गया है। अभी आते हैं एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट पे, जो रिट्रीवल ऑफ प्रोटीन है, इसको रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट भी कहा जाता है। और प्रोटीन जो बेसिकली जहाँ पे प्रोटीन बैकवर्ड डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट होता है, जो कि अभी हमने आपको जब कॉप वन कॉप टू का डेफिनेशन समझाया था तब बताया था ये वर्ड, राइट, रेट्रोग्रेड, राइट। अगर प्रोटीन को ईआर से ईआरजीआईसी या फिर सिस गोल्जी में मूव करना है, तो वो एंट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट का यूज करेगा। ओके। इंट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट मतलब ये आगे की तरफ जाएगा, आगे की तरफ मूव करेगा। जब अगर ईआर से ईआरजीआईसी में मूव करना है या फिर ईआरजीआईसी से सिस गोल्जी में मूव करना है, यानी आगे की तरफ प्रोटीन जा रहा है। यहाँ पे प्रोटीन कैसे जा रहा था, सिस गोल्जी से ऊपर की तरफ जा रहा था। यहाँ डायरेक्शन ये था और यहाँ डायरेक्शन ये है, तो इस डायरेक्शन को हम क्या कहेंगे, इस डायरेक्शन को हम कहेंगे, जब ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो इस डायरेक्शन को हम लोग कहेंगे एंटेरोगेट ट्रांसपोर्ट। ओके। अपवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे प्रोटीन जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है ऊपर से नीचे की तरफ। ओके। यहाँ पे कॉप टू प्रोटीन वेसिकल्स का यूज होगा। सॉर्टिंग के बाद, प्रोटीन की सॉर्टिंग के बाद, जब जो कि ट्रांस गोल्जी में होती है, अगर प्रोटीन सेल एक्सटीरियर का है या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का है, तो वो प्रोटीन भी कॉप टू वेसिकल्स की हेल्प से जो है वो ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। सेक्रेटरी प्रोटीन जो होते हैं वो सारे कॉप टू वेसिकल का यूज करते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए। ये समझ में आया। अभी एक और पॉइंट है, देखिए, जो भी प्रोटीन ट्रांसपोर्ट होता है ट्रांस गोल्जी से लाइसोसोम या एंडोसोम का, वो क्लैथरीन कोटेड वेसिकल्स का यूज करता है। ओके। अगर कोई भी मॉलिक्यूल या सब्सटेंस जो अंदर आ रहा है सेल के अंदर, उसको हम जिसको कि हम एंडोसाइटोसिस कहते हैं, वो भी क्लैथरीन कोटेड वेसिकल का ही यूज करते हैं। ओके। यहाँ तक आपको सब समझ में आया। चलिए, अब हम जो है एक क्विक कंपैरिजन कर लेते हैं तीनों जो हमने अभी पढ़ा, कॉप टू, कॉप वन और ग्लाइसिन कोटेड का। देखिए, जो कॉप टू है वो क्या है, उसकी मेन कोटिंग कॉप टू कोटिंग है। इसका मेन डायरेक्शन क्या है, ये ईआर से गोल्जी में जा रहा है। कॉप वन का क्या है, गोल्जी से ईआर, ये रेट्रोग्रेड कर रहा है, मतलब ये पीछे की तरफ जा रहा है, राइट। क्लैथरीन कोटेड क्या कर रहा है, इसमें बेसिकली क्लैथरीन की कोटिंग है, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एंडोजोम, ओके, या फिर आपका इंडोसोम से प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे करके जाना है, तो ये ऐसे ये इस तरीके का ट्रांसपोर्ट प्रेफर करता है। ओके। अब देखिए, एंट्रोग्रेड और रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट को जरा एक बार समझ लेते हैं। यहाँ दो टर्म्स और क्लियर करते हैं हम। सबसे पहले देखिए, एंट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट क्या होता है। सेल के सेक्रेटरी पाथवे में फॉरवर्ड मूव को ब्रॉडली एंट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट कहा जाता है, जैसे कि ईआर से गोल्जी में ट्रांसपोर्ट हुआ, राइट, ये एंट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट हो गया। अभी रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट किसको कहते हैं, जब कार्गो या ट्रैफिकिंग मशीनरी अपोजिट डायरेक्शन में रिटर्न करती है, उसको रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। एग्जाम्पल इसका गोल्जी से ईआर में ट्रांसपोर्ट होना। एक तो एक सिंपल मेमोरी लाइन, एंट्रोग्रेड मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट, रेट्रोग्रेड मतलब रिटर्न बैक होना। ओके। चलिए, अब हम एक क्विक कॉन्सेप्ट चेक करते हैं। मैं आपको कुछ सिचुएशंस देती हूँ और आप आंसर सोचिए। ओके, देखिए, एक सेक्रेटरी प्रोटीन ईआर में सिंथेसाइज हुआ, राइट। अब उससे गोल्जी अपैरेटस तक जाना है, तो कौन सी वेसिकल इंपॉर्टेंट होगी, ऑप टू, वेरी गुड। अब गोल्जी से ईआर की तरफ रिटर्न ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो कौन सी यूज होगी,
वेरी गुड, कॉप 1। और अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कार्गो एंडोसोम की तरफ इंटरनलाइज हो रहा है तो वेरी गुड, क्लेथ्रिन कोटेड वेसिकल इंपॉर्टेंट हो सकता है, राइट। तो आपने ये 3 आंसर अगर करेक्टली दे दिए तो इसका मतलब बेसिक ट्रैफिकिंग आपको क्लियर हो गई अब, राइट। तो अब एक इम्पॉर्टेंट बात देखिए, आज का लेक्चर जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम आपको एक बात बताते हैं। देखिए, प्रोटीन ट्रैफिकिंग जो है वो इनिशियली थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, राइट। क्योंकि इस चैप्टर में बहुत सारे नाम आ गए ना, नए नए। कॉप 1 हो गया, कॉप 2 हो गया, क्लैथ्रिन कोटेड हो गया, कार्गो हो गया, कोट हो गया, शॉर्टिंग सिग्नल हो गया, डॉकिंग हो गया, फ्यूजन हो गया। ये सारे नए नए वर्ड्स आपने सुने। लेकिन बायोलॉजी में एक पॉइंट के बाद आपको इंडिविजुअल टर्म्स नहीं, रिलेशनशिप समझने होते हैं, राइट। अगर आप ये समझ गए कि कार्गो को सेलेक्ट कौन करता है, वेसिकल्स कैसे बनती है, वेसिकल डेस्टिनेशन को कैसे रिकॉग्नाइज करती है और मेम्ब्रेन के साथ फ्यूजन कैसे करती है, तो टर्मिनोलॉजी ऑटोमेटिकली मीनिंगफुल हो जाएगी। ओके। और एमएससी लेवल पे एग्जैक्टली यही अप्रोच होना भी चाहिए आपका, कि आप सिर्फ मेमोराइज ना करें पाथवे को, उसको अंडरस्टैंड करें कि कौन सा स्टेप क्यों रिक्वायर्ड है, राइट। तो आपका टारगेट सिर्फ लेक्चर कंप्लीट करना नहीं होना चाहिए, टारगेट ये होना चाहिए कि लेक्चर के बाद आप किसी कॉन्सेप्ट को खुद एक्सप्लेन कर पाए। बिकॉज जब आप खुद एक्सप्लेन करते हैं तो आपका एक्चुअल कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होता है आपके अपने लैंग्वेज में। तो चलिए इस लेक्चर का क्विकली रिवाइज करते हैं एक बार। सबसे पहले ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन मेम्ब्रेन बाइलेयर को स्पैन करते हैं और मल्टीपल सेलुलर फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। सेकेंड, वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल के थ्रू कार्गो को वन कंपार्टमेंट से अनदर कंपार्टमेंट तक ट्रांसपोर्ट करते हैं। थर्ड, कार्गो सिलेक्शन और सॉर्टिंग सिग्नल डिटरमाइन करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि कौन सा कार्गो वेसिकल में एंटर करेगा। फोर्थ, वेसिकल फॉर्मेशन में कोट प्रोटीन इंपॉर्टेंट है। एंड फाइनली, थ्री मेजर कोट सिस्टम्स आर कॉप 2 जिसमें ईआर से गोल्जी तक ट्रांसपोर्ट होता है, कॉप 1 जिसमें गोल्जी टू ईआर ट्रांसपोर्ट होता है, यानी कि रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट होता है, एंड क्लैथ्रिन कोटेड यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एंडोसोम या फिर आपका टीजीएन से एंडोसोम पाथवेज। ओके। सो स्टूडेंट्स, आज हमने प्रोटीन ट्रैफिकिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट को अंडरस्टैंड किया। नेक्स्ट टाइम जब आप ईआर से गोल्जी का डायग्राम देखें तो सिर्फ एरोज मत देखिएगा, इमेजिन कीजिएगा कि कार्गो सिलेक्शन हो रहा है, कोट असेंबली हो रही है, वेसिकल बर्ड कर रहे हैं, टारगेट मेम्ब्रेन रिकॉग्नाइज हो रही है, डॉकिंग और फाइनली फ्यूजन हो रहा है। इसी तरह डायग्राम को अगर मशीनरी मैकेनिज्म की स्टोरी में कन्वर्ट करने का करिएगा तो आपका कॉन्सेप्चुअल बायोलॉजी हो जाएगा। आपको एक एक लेक्चर जो है वो याद नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली दिमाग में वो चीजें सेट हो जाएंगी। तो आज का लेक्चर जो है वो रिवाइज कीजिएगा, स्पेशली कॉप 1, कॉप 2 और क्लैथ्रिन के फंक्शंस और डायरेक्शंस को खुद से एक बार रिकॉल कीजिएगा। ओके। कीप लर्निंग, कीप क्वेश्चनिंग एंड कीप बिल्डिंग योर कॉन्सेप्ट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।